नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रही हैं जहां हवा में दो बिल्कुल अलग-अलग धुनें एक साथ सुनाई देती हैं। एक तरफ छऊ नृत्य के घुंघरुओं और नगाड़ों की वो प्राचीन गूंज और दूसरी तरफ एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक की फैक्ट्रियों का लगातार गूंजता हुआ शोर। और ये सिर्फ दो अलग आवाजें नहीं है, ये हैं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की दोहरी पहचान। हमारे पास इस जिले पर एक बहुत ही विस्तृत प्रोफाइल है जो इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसकी जबरदस्त औद्योगिक ताकत को सामने रखती है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि यहाँ कला और उद्योग दोनों है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये दोनों साथ साथ कैसे जी रहे हैं। क्या ये एक दूसरे को ताकत देते हैं या फिर एक की तरक्की दूसरे के लिए खतरा तो नहीं? बिल्कुल। लोकेशन ही इसकी कहानी की शुरुआत करती है। 2001 में ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। हाँ, और इसकी लोकेशन कमाल की है। सोचिए, इसके एक तरफ पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर का वो औद्योगिक गढ़ है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और दक्षिण में ओडिशा। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि 3 राज्यों का एक ट्राई जंक्शन है, एक चौराहा जहां व्यापार और संस्कृति दोनों का मिलना तो तय ही है। मतलब ये शुरू से ही एक ऐसी जगह रहा होगा जहां अलग-अलग प्रभाव आकर मिलते रहे होंगे। अब अगर हम इसके इतिहास को देखें तो वो भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमारे सोर्स बताते हैं कि 1620 में कुंवर बिक्रम सिंह प्रथम ने सरायकेला रियासत की नींव रखी थी। बिल्कुल, एक राजसी विरासत। लेकिन आजादी के बाद का दौर बहुत मुश्किल था। 1 जनवरी 1948 की तारीख, वो यहाँ के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। खरसावां गोलीकांड, जब ओडिशा पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। ये घटना इस क्षेत्र की पहचान में बहुत गहराई तक उतरी हुई है। एक ऐसा जख्म है जो आज भी याद किया जाता है। ये दिखाता है कि इस जिले की जमीन ने सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि संघर्ष भी देखा है। और फिर प्रशासनिक बदलाव हुए, कुछ गांव जोड़े गए और आखिरकार 2001 में इसे झारखंड के नक्शे पर एक स्वतंत्र जिले के रूप में अपनी आधुनिक पहचान मिली। लेकिन पहचान सिर्फ नक्शों पर नहीं बनती, वो लोगों से और उनकी कला से बनती है। और जब हम सरायकेला की कला की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में गूंजता है, छऊ। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य, इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। और ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो एक कहानी है जो बिना कुछ बोले कही जाती है। इसमें मार्शल आर्ट की ताकत है, लोक कथाओं का जादू है और पौराणिक कहानियों की गहराई भी। और वो मुखौटे, क्या बात है। हर मुखौटा एक किरदार है, कभी रौद्र, कभी शांत, कभी वीर। ये कलाकार की पहचान को ढककर उसे एक देवता या असुर में बदल देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस कला को दुनिया ने बहुत पहले पहचान लिया था। 1938 में जब भारत गुलाम था, तब यहाँ के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह इसे यूरोप ले गए थे। 1938 में? ये तो कमाल है। मतलब आजादी से भी पहले यहाँ की कला दुनिया घूम रही थी। लेकिन यहीं पर वो सवाल उठता है जिसके लिए हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक तरफ इतनी गहरी और संवेदनशील कला, दूसरी तरफ भारी उद्योग। ये एक दिलचस्प तनाव पैदा करता है। बिल्कुल, एक तरफ वो हाथ हैं जो पीढ़ियों से मिट्टी और कागज से मुखौटे गढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वही हाथ फैक्ट्रियों में ऑटो पार्ट्स बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये औद्योगिक मानसिकता उस कला की आत्मा को प्रभावित करती है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड्स की वजह से ही आज छऊ इतने बड़े पैमाने पर जिंदा है। ये सह अस्तित्व जितना सुंदर दिखता है उतना सीधा है नहीं। यह एक बहुत जरूरी सवाल है। और कला के अलावा अगर कोई इस औद्योगिक शोर से दूर जाना चाहे तो क्या यहाँ सुकून के भी कुछ ठिकाने हैं? कई हैं। यहाँ की जमीन सिर्फ कारखाने ही नहीं उगाती, पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं जो अभी शायद पूरी तरह से खोजी नहीं गई हैं। जैसे कि चांडिल डैम। मैंने सुना है कि ये स्वर्णरेखा और करकरी नदी के संगम पर है। सूर्यास्त के समय जब पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा नज़ारा सुनहरे रंग का हो जाता है। ये वही स्वर्णरेखा नदी है जिसके किनारे जमशेदपुर बसा है, लेकिन यहाँ इसका रूप बिल्कुल शांत और सौम्य है। और अगर किसी को जंगल और वन्यजीव पसंद हैं तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाथियों के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ एक और तनाव देखने को मिलता है, विकास और वन्यजीवों के बीच का संघर्ष। जैसे जैसे उद्योग फैलते हैं, जानवरों के रास्ते सिकुड़ते जाते हैं। और धार्मिक जगहों की भी एक लंबी लिस्ट है। पौड़ी मंदिर, जायदा मंदिर, मां आकर्षणी देवी मंदिर।
लेकिन एक चीज ने मुझे सच में चौंका दिया। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें 2000 साल पुरानी रॉक स्क्रिप्ट्स हैं। एक मिनट, क्या सच में 2000 साल पुरानी? हाँ, चट्टानों पर उकेरी गई लिपियां। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लिखना पढ़ना शुरू ही हो रहा था, तब यहाँ के लोग चट्टानों पर अपनी कहानियां लिख रहे थे। ये इस जगह की प्राचीनता का सबसे बड़ा सबूत है। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। तो ये है सरायकेला का एक चेहरा, इतिहास, कला, प्रकृति। आप सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, वो ताकत जो इस जिले को झारखंड का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाती है, इसका उद्योग। और किसी भी उद्योग की नींव होते हैं वहां के लोग और वहां तक पहुंचने के रास्ते। सही पॉइंट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी और साक्षरता दर भी करीब 68%। ये एक अच्छा खासा वर्कफोर्स बेस है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो कागज पर ये शानदार है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, टाटानगर और चांडिल जैसे बड़े रेलवे स्टेशन और रांची कोलकाता एयरपोर्ट भी ज्यादा दूर नहीं है। कागज पर शानदार है से आपका क्या मतलब है? क्या जमीनी हकीकत कुछ और है? देखिए, हाईवे तो हैं, पर क्या वे एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का बोझ सहने के लिए काफी हैं? अक्सर बड़ी फैक्ट्रियों तक तो माल पहुंच जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी एमएसएमई इकाइयां हैं, उनके लिए आखिरी मील की कनेक्टिविटी आज भी एक चुनौती बनी रहती है। सड़क है, पर शायद उतनी चौड़ी नहीं जितनी होनी चाहिए। ये एक जरूरी बात है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो जमीन के नीचे छिपा है, क्योंकि यहाँ के उद्योगों की असली ताकत यहाँ के खनिज है। और इसमें एक हीरा छिपा है, काइनाइट। सुनने में ये सिर्फ एक पत्थर लगता है, लेकिन ये उन चीजों को बनाने में इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा गर्मी झेलती हैं, जैसे स्टील बनाने वाली भट्टियां या स्पेस शटल की बाहरी टाइल्स। तो एक तरह से सरायकेला के ये पत्थर देश के औद्योगिक विकास की आग को सहने में मदद करता है। और यही दोहरी पहचान जमीन के नीचे भी दिखती है। एक तरफ चाइना क्ले जैसी मिट्टी है जिससे पारंपरिक बर्तन और मूर्तियां बनती हैं, तो दूसरी तरफ काइनाइट जैसा खनिज है जो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ है। और जब हम उद्योग की बात करते हैं तो एक नाम, एक विशालकाय राक्षस की तरह सामने आता है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। 1781 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स। ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसे चलाने के लिए एक खास संस्था है, AIADA, यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप इसे इस औद्योगिक शहर का नगर निगम समझ सकते हैं, जिसका काम सिर्फ उद्योगों के लिए सड़क, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करना है। और यहाँ कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? बड़े नामों की कमी नहीं है। टाटा मोटर्स की सहायक इकाइयां, टाटा स्टील का ग्रोथ शॉप, उषा मार्टिन, ACC सीमेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये नाम ही इस जगह के औद्योगिक कद को बताने के लिए काफी हैं। और इन बड़ी कंपनियों की मौजूदगी एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म देती है। ये हमें यहाँ के MSME क्लस्टर में साफ दिखता है। यहाँ इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन साथ ही खनिज, कारीगर और कृषि आधारित उद्योग भी हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक बड़ी फैक्ट्री के बाहर एक छोटा सा चाय वाला भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। उसकी दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि फैक्ट्री के हजारों मजदूर वहां चाय पीने आते हैं। ये एक अदृश्य जाल है जो लाखों लोगों को जोड़े हुए है। और अगर हम खास तौर पर ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर को देखें तो ये गियर बॉक्स, एक्सल, पिस्टन जैसी चीजें बनाता है जो दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगती हैं। यहाँ से रेलवे पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भी होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये क्लस्टर वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील है? मतलब अगर यूरोप या अमेरिका में कारें बिकनी कम हो जाएं, तो क्या उसका सीधा असर यहाँ के कारीगरों पर पड़ेगा? ये बहुत बड़ा जोखिम है। यहाँ की कई छोटी इकाइयां पूरी तरह से टाटा मोटर्स या कुछ बड़ी कंपनियों के ऑर्डर पर निर्भर हैं। अगर बड़ी कंपनी को जुकाम होता है तो इन छोटी यूनिट्स को निमोनिया हो जाता है। ये निर्भरता इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो ये एक आत्मनिर्भर मशीन की तरह तो है, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। अब भविष्य की तरफ देखें तो यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं दिखती हैं। खनिजों की मौजूदगी, आयदा का इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की नीतियां सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाती हैं। हाँ, और हमारे सोर्स बताते हैं कि भविष्य में सेवा क्षेत्र जैसे गाड़ियों की सर्विसिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे कोल्ड स्टोरेज और दूध उत्पादन, और पर्यटन जैसे होटल और इको टूरिज्म में विकास की बहुत गुंजाइश है। लेकिन इस विकास के रास्ते में चुनौतियां भी होंगी। हमारे सोर्स में कुछ बड़ी बाधाओं का जिक्र है,
जैसे बिजली की सप्लाई, वर्किंग कैपिटल यानी काम चलाने के लिए पूंजी की कमी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। ये चुनौतियां हर औद्योगिक क्षेत्र में होती हैं, लेकिन यहाँ ये ज्यादा महसूस होती हैं क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। बिजली के एक कटौती का मतलब है प्रोडक्शन का रुकना और लाखों का नुकसान। वर्किंग कैपिटल की कमी का मतलब है कि आप बड़ा ऑर्डर नहीं ले सकते, भले ही आपके पास उसे बनाने का हुनर हो। तो इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता क्या है? सोर्स में कुछ समाधान सुझाए गए हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग को अपनाना, जिसका सीधा मतलब है कम से कम वेस्टेज के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना, ताकि आपकी लागत कम हो। दूसरा, ISO सर्टिफिकेशन हासिल करना, ताकि दुनिया के बाजार में आपकी साख बने। और तीसरा, सरकार की MSME योजनाओं का फायदा उठाना, जो अक्सर जानकारी की कमी के कारण छोटे उद्यमियों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो एक तरफ मौके हैं और दूसरी तरफ उन मौकों को हकीकत में बदलने की एक कठिन राह भी है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सरायकेला खरसावां सिर्फ झारखंड की औद्योगिक राजधानी नहीं है, ये कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल भी है। और शायद यहाँ का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि इस जिले में निवेश करने का मतलब सिर्फ व्यापार करना नहीं है, बल्कि परंपरा और प्रगति की एक जीती जागती कहानी का हिस्सा बनना है। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी जड़ों को सहेजते हुए भविष्य की तरफ देख रही है, और यही चीज इसे खास बनाती है। आज की इस पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे जहन में अटक गया है। जैसे सरायकेला खरसावां अपनी इस दोहरी पहचान, कला और उद्योग को एक साथ लेकर चल रहा है, भविष्य में क्या होगा? क्या कारखानों का धुआं छऊ के मुखौटों का रंग फीका कर देगा, या कॉर्पोरेट पैसा इस कला को और बड़ा मंच देगा? जैसे जैसे अगली पीढ़ी फैक्ट्री फ्लोर और कलाकार की वर्कशॉप के भी चयन करेगी, वे सरायकेला की आत्मा के किस हिस्से को बचाने का फैसला कर रहे होंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये गहन पड़ताल समाप्त करते हैं।